हेलो दोस्तों, आपका हमारे चैनल CGPC ओनली में स्वागत है। आज हम लोग छत्तीसगढ़ सरकार की जो 1 दिसंबर और 2 दिसंबर को विशेष सत्र बुलाकर छत्तीसगढ़ आरक्षण के ऊपर जो विधेयक लाने वाली है उसी के ऊपर चर्चा करेंगे। हम लोग इसके आगे की राह देखेंगे, किस तरह से इसको सरकार नवीन सूची में जोड़ सकती है और नवीन सूची में जुड़ने के साथ इसके न्यायिक समीक्षा से बचा जा सकता है। और इसमें हम लोग केस स्टडी भी करेंगे, जिसमें इंदिरा साहनी के केस में क्या कहा गया था। साथ में केशवानंद भारती का केस भी देखेंगे, IR कोहले का भी केस देखेंगे। और साथ में जो नवीन सूची है, नवीन सूची को किस तिथि को जोड़ा गया है और साथ में इसमें क्या क्या प्रावधान है उसको भी देखेंगे। चर्चा में क्यों है देख लेते हैं। हाल में जो झारखंड विधानसभा है उसके द्वारा पदों और सेवाओं के रिक्तियों के लिए जो आरक्षण भी पेश किया गया है वो 77% है। और 77% हमारी सेम केस है झारखंड में भी और छत्तीसगढ़ में भी। हमारा जो आरक्षण का रोस्टर जो प्लान वाला है, विधेयक आने वाला है 76% का है। तो हम झारखंड का एग्जाम्पल लेके चलेंगे। देखो, विधेयक आने के बाद तुरंत उसका क्रियान्वयन नहीं होगा। इसके लिए क्या है, विधेयक को क्रियान्वयन करने के लिए केंद्र सरकार इन्हें संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए संविधान के बाद ही इसका क्रियान्वयन किया जा सकता है। जब तक राज्य विधानसभा में पेश किया गया है और पास भी कर दिया गया है, अधिनियम भी बन गया है, लेकिन इसका क्रियान्वयन तब तक नहीं किया जा सकता जबकि इसको संविधान की नवीन अनुसूची में जोड़ा नहीं जा सके। विधेयक अभी तो हमारे छत्तीसगढ़ का विधेयक आया नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं छत्तीसगढ़ का जो मंत्रिपरिषद का जो बैठक हुआ था कैबिनेट मिनिस्टर का, उसमें क्या घोषणा किया गया था। ST को 32% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था और SC को 13%, OBC को 27% और सामान्य वर्ग के जो गरीब तबके के लोग आते हैं उनको 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया था। इसके लिए कैबिनेट 2 विधेयक को अभी मंजूरी दे दी है, साथ में इसको अभी मंजूरी दे दी है और इसको राज्य विधानसभा के पटल में 1 दिसंबर 2 दिसंबर को जब विशेष सत्र बुलाया जाएगा उसमें रखा जाएगा। विशेष सत्र में पूर्ण बहुमत से भी पास हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस की पूर्ण मेजोरिटी है अभी हमारे छत्तीसगढ़ में। ये विधेयक है झारखंड की, आपको देखना है तो देख सकते हैं, हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। 9वीं अनुसूची में शामिल करने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ 76% आरक्षण वाली बिल अभी लाने वाली है जो विशेष सत्र में आ जाएगी 1 दिसंबर 2 दिसंबर को। यह क्या कर रही है कि 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार का जो केस हुआ था उसमें सर्वोच्च न्यायालय की जजमेंट थी कि जो भी आरक्षण रहेगा वो 50% की सीमा को वायलेशन नहीं करेगा। तो हमारी जो सरकार द्वारा जो अभी नया विधेयक लाने वाले हैं जो आरक्षण से रिलेटेड, विभिन्न सेवाओं में भर्ती और शैक्षणिक संस्थाओं में भर्ती से रिलेटेड, ये क्या कर रही है, इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के जो सर्वोच्च न्यायालय का जो जजमेंट था उसको वायलेशन कर रही है। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार और झारखंड की सरकार जहाँ वहाँ भी 50% का वायलेशन किया गया है और इधर महाराष्ट्र की भी सरकार, तो इन लोग ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीक़ा से इनके द्वारा जो विधेयक पेश किया गया है उसको 9वीं अनुसूची में जोड़ा जाए ताकि उसको न्यायिक समीक्षा से सुरक्षित रखा जा सके। हमको पता है कि नवीन अनुसूची में जो भी विधेयक, जो भी बिल या जो भी विषय को उसमें रखा जाता है उसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। इसके पहले तमिलनाडु की जो सरकार थी, पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को शैक्षणिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के तहत विभिन्न सेवाओं में नियुक्तियों के लिए अधिनियम लाया था 1993 में। उसके तहत ना वहाँ आरक्षण कितना है, 69% है। तमिलनाडु की सरकार द्वारा लेकिन ये विधेयक है इसको लाए गए थे, इसको तत्कालीन राष्ट्रपति द्वारा उस टाइम इसको नवीन अनुसूची में ऐड कर दिया गया था। इसलिए अभी भी ये बरकरार है और ये 50% के सीमा को ब्रिज का क्रॉस कर रही है, लेकिन इसको चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि इसको नवीन अनुसूची का संरक्षण प्राप्त है। नवीं अनुसूची, इस अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों को शामिल किया जाता है जिसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। और इसको संविधान के प्रथम संविधान संशोधन 1951 के थ्रू जोड़ा गया था। जो भी नवीन अनुसूची में सरकार द्वारा कानून या विषय जोड़ा जाएगा उसको न्यायिक समीक्षा से संरक्षण प्राप्त है। आर्टिकल 31B के तहत पहले संविधान संशोधन के थ्रू कितना 13 कानून को इस नवीन अनुसूची में जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में नवीन अनुसूची में कितने विषय हैं, 284 विषय हैं, आपको याद रहना चाहिए। और साथ में नवीन अनुसूची किस संविधान संशोधन के थ्रू जोड़ा गया तो वो भी याद रहना चाहिए। और संविधान लागू होने के टाइम कितने संविधान में कितने अनुसूचित थे वो याद होना चाहिए। साथ में एट प्रेजेंट भी कितने अनुसूचित हैं वो भी याद होना चाहिए। और अनुसूची याद होने के साथ साथ आपको अनुसूचियों के नाम भी याद होना चाहिए। इसका गठन 31B के द्वारा किया गया है जो नवीन अनुसूची उसका, जिसे अनुच्छेद 31A के साथ सरकार द्वारा कृषि सुधार संबंधित कानूनों को रक्षा और जिम्मेदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए लाया गया था। इस जो कानून है इसको कब लाया गया था, जो जिम्मेदारी प्रथा है उसको समाप्त करने के लिए 31B के तहत नवीन अनुसूची को जो कॉन्स्टिट्यूशन में उसको ऐड किया गया था।
जबकि जो 31A है कानून विशेष वर्गों को सुरक्षा प्रदान करती है, जबकि 31B है विशिष्ट कानून या अधिनियमों को संरक्षण प्रदान करती है। हमारे लिए 31B इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी बहुत अधिक चर्चा में है। तो आपको पता होना चाहिए कि नवीन सूची में जो भी अधिनियम या कानून विषय जोड़ा जाता है उसको किस आर्टिकल के थ्रू संरक्षण प्रदान है, तो 31B के तहत उसको संरक्षण प्रदान है। अनुच्छेद 31B में पूर्वव्यापी संचालन, इसका हम लोग अर्थ देख लेते हैं। यदि कानून को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है और इसके बाद क्या करते हैं, नवीन सूची में शामिल किया जाता है। यदि जो भी कानून है, विधेयक है, सरकार के द्वारा पेश किया गया था, अधिनियम बन गया था, लेकिन न्यायालय द्वारा उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है, लेकिन उसके बाद नवीन सूची में शामिल किया जाता है, तो उस तारीख से वो मान्य होगा, साथ में कानून लागू भी होगा। और इसको नवीन सूची में जोड़ देने के कारण इसके बाद इसका न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। हालांकि 31B के मामले में न्यायिक समीक्षा से बाहर नहीं है। न्यायालय हमेशा कहती रहती है कि हर बार जजमेंट आता रहता है कि आप कोई सा भी कानून, कोई सा भी विषय है जो नवीन सूची में जोड़ लीजिए। यदि हमको लगता है कि वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है या किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो हम उसका न्यायिक समीक्षा करेंगे। यदि हम इसमें सही पाते हैं तो उसको क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 31B के थ्रू हम लोग जो नवीन सूची में हमारा जो रोस्टर प्लान है, नया आरक्षण संबंधित विधेयक है, उसको जोड़ने का प्रयास तो कर रहे हैं। बट यदि लगता है संविधान को कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है और मौलिक अधिकार का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको समाप्त किया जा सकता है। नवीन सूची के कानून और न्यायिक जांच हम लोग देख लेते हैं। समय समय में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा विभिन्न केसों में क्या क्या जजमेंट आया है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में हुआ था। आपको एक केस याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ये बार बार पूछा जाता है। न्यायालय ने जो गोलकनाथ का जो फैसला था उसको बरकरार रखा था। भारतीय संविधान की मूल संरचना की एक नई अवधारणा पेश की गई थी। इसी जजमेंट में बताया गया था न्यायालय द्वारा कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का जो पहली बार अवधारणा इसी में बताया गया था। संविधान में सभी प्रावधानों को संशोधन किया जा सकता है। इसमें बताया गया था कि आप संविधान के सभी प्रावधानों को चेंज कर सकते हो, लेकिन ऐसा परिवर्तन जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करता है, निरस्त करता है, समाप्त करता है और साथ में मौलिक अधिकार को कम करता है, उसको समाप्त करता है, तो ऐसे जितने भी कानून बनाए जाएंगे उसका न्यायिक समीक्षा किया जाएगा और उसको न्यायालय द्वारा समाप्त कर दिया जाएगा। वामन राव बनाम भारत संघ 1981 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, आपको ये भी याद रहना चाहिए। इसमें कहा गया था कि वे संशोधन जो 24 अप्रैल 1973 से पहले संविधान में किए गए थे, केशवानंद भारती केस के पहले, और वैध असंवैधानिक होंगे। लेकिन जो केशवानंद भारती के बाद जितने भी आप संविधान संशोधन करेंगे और वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेशन करता है या मूल अधिकार को उसका हनन करता है, तो उसको संवैधानिकता के आधार पर किसमें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। और न्यायालय को यदि लगता है कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है, किसी भी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो उसको समाप्त भी किया जा सकता है। लेकिन आपको याद रखना चाहिए केशवानंद भारती के पूरे जितने भी उसमें ऐड हुए हैं नवीन सूची में, या तो उसके पहले जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उसको न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। नवीन सूची के कानून और न्यायिक जांच, आई आर कोहले बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 में केस हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था, इसमें भी आपको इसको भी याद रखना है। यह माना गया था कि प्रत्येक कानून को जो भी ऐड किया जाएगा संविधान में, उसको आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 के तहत क्या न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। अब ये कब लागू होगा, जो केशवानंद भारती का केस था ना 24 अप्रैल 1973, उसके बाद जितने भी संविधान संशोधन हो रहे हैं या कोई भी अधिनियम के थ्रू कोई भी कानून जोड़ा जा रहा है, तो उसको किस किस अनुच्छेद के तहत न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21 के तहत उसका न्यायिक परीक्षण किया जा सकता है। यदि लगता है न्यायपालिका को यह बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है या तो किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन कर रहा है, तो उसको समाप्त किया जाएगा। इसके अलावा न्यायालय ने यह भी बरकरार रखा था कि किसी भी अधिनियम को चुनौती दी जा सकती है। यदि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेशन होता है तो उसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। साथ ही यह भी कहा गया था कि
यदि 9वीं अनुसूची के तहत किसी कानून के संवैधानिक वैधता को पहले बरकरार रख दिया गया है तो भविष्य में इस पर कभी भी चुनौती नहीं दी जा सकती। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी लूपहोल का कौन यूज़ करता है? तमिलनाडु सरकार करता है। तमिलनाडु में जो रोस्टा प्लान चल रहा है, 69% का जो वहाँ का आरक्षण संबंधित जो विधेयक है वो इसी बेसिस पे टिका हुआ है। वहाँ का जो विधेयक था उसको 9वीं सूची में तत्कालीन राष्ट्रपति थे उनके द्वारा 9वीं सूची में ऐड कर दिया गया था, तो उसके बाद अब उसको न्यायिक समीक्षा नहीं किया जा सकता है। और इसमें कह दिया गया है कि 9वीं अनुसूची में जो भी कानून जोड़ा जाता है उसको संवैधानिक वैधता का मान्य रख दिया जाता है, तो उसको आप कभी भी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते बाद। आगे की रहा, यद्यपि आरक्षण आवश्यक है लेकिन कार्यपालिका या विधायिका द्वारा किसी आकस्मिक या तर्कहीन नीतिगत पहल को बढ़ावा देने से रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा भी आवश्यक है। यदि देखो, न्यायपालिका या कार्यपालिका द्वारा किसी वर्ग विशेष, में किसी वर्ग विशेष का तात्पर्य ये नहीं है ST SC OBC या जनरल वर्ग नहीं है, इसमें किसी भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट के थ्रू जो जमींदारी वर्ग था उनका हनन किया गया था, जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए उनसे ज़मीन एक्वायर किया गया था। तो ऐसी किसी भी प्रकार की एग्जाम्पल ले सकते हैं। यदि ऐसा करता है कार्यपालिका विधायिका और लगता है न्यायपालिका को कि वो उसके मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है या तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेशन कर रहा है, तो उसका न्यायिक समीक्षा करेगा। और उनको लगता है कि ये सही पाया जाता है तो न्यायिक समीक्षा के थ्रू जो भी अधिनियम जोड़ा जा रहा है उसको समाप्त भी कर दिया जाएगा। इस विषय पर विभिन्न हितधारकों को शामिल करके आरक्षण नीति में किसी भी खामी कमियों को दूर किया जाना चाहिए। अभी आवश्यकता है कि आरक्षण नीति को खत्म करने या सीमित करने संबंधी निष्कर्ष में पहुंचने के बजाय हमको इस विवादास्पद नीति पर एक तर्कसंगत रूपरेखा विकसित करने की आवश्यकता है। ये जो आरक्षण संबंधित जो विवाद है उसको हम लोग को किसी प्रकार का हम लोग उसको समाप्त ही नहीं कर सकते, ना ही उसको अधिक ज़्यादा भी दे सकते हैं। हम लोग को क्या है कि इसको एक तर्कसंगत रूपरेखा के थ्रू एक फिक्स तर्क तक पहुँचना चाहिए कि ताकि ज़रूरतमंद लोगों को आरक्षण मिल सके। UPSC सिविल सेवा परीक्षा था, उसके प्रीलिम्स में कुछ क्वेश्चन आए थे जो इसी टॉपिक से थे। हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये 2018 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन है। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकता है, तो ये डाल सकता है। हम अभी पढ़े हैं जस्ट इसके पहले। 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता की परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता। यहाँ पर लिखा है जिसको वैधता का परीक्षण न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है। किया जा सकता है जब लगेगा न्यायपालिका को वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहा है या मौलिक अधिकार को उल्लंघन कर रहा है, तो उसका न्यायिक समीक्षा करेगा और उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, तो लिया जा सकता है, उसको समाप्त भी किया जा सकता है यदि लगता है तो हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है, दूसरा वाला ऑप्शन गलत है, तो इसका आंसर हुआ ए। सेकंड क्वेश्चन है जो यूपीएससी प्री में पूछा गया था। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनर्स्थापित किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 में के थ्रू इसको ऐड किया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और साथ में 9वीं अनुसूची क्यों जोड़ा गया था आपको वो भी पता रहना चाहिए। जमींदारी प्रथा को समाप्त करने के लिए इसको 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। साथ में ये भी पता होना चाहिए कि एट प्रेजेंट में कितने अनुसूचियाँ और अनुसूचियों के नाम। मेंस का क्वेश्चन देख लेते हैं। IR कोहले मामले में क्या अभिनिर्धारित किया गया था? इस संदर्भ में क्या आप कह सकते हैं कि न्यायिक पुनर्वलोकन है संविधान के बुनियादी अभिलक्षणों का प्रमुख महत्व है? तो आपको बताना था कि जो न्यायिक पुनर्वलोकन की जो शक्ति है न्यायपालिका की, वो संविधान के बुनियादी अभिलक्षण बेसिक स्ट्रक्चर का एक प्रमुख महत्व है, उसको बताना था। आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा समझाया गया टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इसी प्रकार CGPSC UPSC से रिलेटेड मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल CGPSC ओनली को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और अपने अधिक से अधिक मित्रों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।